अस्सलाम वालेकुम जी। आज 7 बजे में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, एक मिसरा याद आ रहा है कि हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ। ये मिसरा मैंने कहा किस लिए है, पहले आपको कुछ दिखाते हैं, फिर आप खुद ही तायुन कीजिएगा। इन दोनों साहिबान के एक दूसरे के खिलाफ अल्फाज क्या थे ये तो आपने सुन लिए, देख भी लिए, लेकिन अब खबर यह है कि इन दोनों साहिबान के दरमियान हाल ही में कल यानी एक मुलाकात हुई है। ये मुलाकात बहुत खुशगवार रही है, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि अपनी टीवी स्क्रीन पर मुस्कुराहटों का तबादला जो है वो लगातार होता रहा है। लेकिन नाज़रीन, दूसरी ही जानिब अपनी ही जमात के रहनुमा आतिफ खान से इख्तलाफात भी खुलकर सामने आ रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ अली अमीन गंडापुर की और आतिफ खान की, जिनकी वायरल ऑडियो जो है वो इन इख्तलाफात को मजीद वाज़ेह करती हुई दिखाई देती है। अब ये मामला असल में है क्या कि अपने जो लोग हैं उनसे ये नाराज़ हो रहे हैं, जो गैर हैं उन पर ये मेहरबान हो रहे हैं। क्या वजूहात हैं इसके पीछे जानने की कोशिश करेंगे। शहजाद अनवर फारूकी साहब आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। सना मिर्ज़ा साहब आज हमें ज्वाइन कर रही हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार, वीडियो लिंक पर हैं। मोहम्मद नौशाद अली साहब, उन्हें भी वेलकम करूँगी, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। और सीनियर सहाफ़ी काशिफ रफ़ीक साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि काशिफ रफ़ीक साहब, मैं आप ही से शुरू कर लेती हूँ। ये चल क्या रहा है आखिर, अपनों को छोड़ के गैरों के साथ क्यों दोस्तियाँ बढ़ाई जा रही हैं? देखिए, ये सियासत है। सियासत में अपने अपने वोटर को, अपनी अपनी हल्के की आवाम को एंगेज करना होता है। ये सिर्फ यही नहीं कि गवर्नर और वज़ीर आला थे, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी सेम है, इनके वोटर सेम है, और ये दूर पार के कहीं कोई रिश्तेदार भी हैं। तब रिश्तेदार नहीं थे जब इतने सख्त बयान दे रहे थे काशिफ साहब। वो मैं उसी बात पे हैरान हूँ कि आपने इतने सख्त बयान दिए, कभी कहा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, कभी कहा तुम्हारी हैसियत क्या, और फिर प्रैक्टिकली गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब जो है, इनके ऊपर केपी के हाउस इस्लामाबाद के दरवाजे बंद भी रहे हैं। तो अब अपनों पे गैरों पे नरम, अपनों पे बरहम वाला मामला है, और इसलिए कि कहीं ना कहीं उनको ये समझ आ गई है कि मामलात अब सियासी तौर पे बैठ के गुफ्तम नशिस्तम चलाने हैं। अब वो मामला नहीं है कि इनकलाब आ जाएगा, कोई मानेगा नहीं, कोई तस्लीम नहीं करेगा। सब ने तस्लीम कर लिया है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो कानून साजियाँ हुई हैं, सब ने दिलो जान से तस्लीम कर लिया, और ये बात तस्लीम कर ली गई है कि अब हमने इस सिस्टम को चलाना है, और चलाने के लिए तलखियाँ भुलाना पड़ेंगी। ये तलखियाँ पहले भूल जाती तो ज़्यादा बेहतर होता, ना इतनी तलख बातें होती, ना वोटर को आमने सामने किया जाता, ना ही नुकसान होता सूबे की आवाम का। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि आज वज़ीर आला साहब, जो कल उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा कि जी सूबे के मसाइल हैं, आप विफाक से बात कीजिए, विफाक से बात करके कोई रिलीफ की पोजीशन बनाइए। बनानी चाहिए, अच्छी बात है, सूबा गवर्नर का भी है, सूबा वज़ीर आला का भी है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो कहीं ना कहीं महाज खोल के रखते हैं। ये बात आप लिख लीजिए। अली अमीन गंडापुर साहब को लगा कि असद कैसर और फजल रहमान साहब आपस में नेक्सस बना रहे हैं उनके खिलाफ, तो उन्होंने कहा चले मैं और फैसल की कुंडी साहब जो खाला के बेटे हैं आपस में फिर इकट्ठे हो जाए। तीसरी बात यह है कि आतिफ खान साहब की जो चीज़ सामने आई है, जो ऑडियो सामने आई है, उनको एंटी करप्शन से जो नोटिस सामने आए हैं, तो आतिफ खान साहब को ये बाकायदा इस साइड पे लेके जा रहे हैं, और ये बात बानी तहरीक इंसाफ को बताई गई है कि आतिफ खान साहब एक ग्रुप को लीड कर रहे हैं, और केपीके में जो है वो डिवीजन की तरफ चीज़ें जा रही हैं। अगर मखसूस नशिस्तों का फैसला हुकूमती हल्कों के हक में आ जाता है, प्रोविंशियल भी और फेडरल भी, तो फिर 20 लोगों की जरूरत रह जाएगी। केपीके में 20 एमपीज का ग्रुप की जरूरत रहेगी, तो उसके बाद आप आसानी से आदम एतमाद भी ला सकते हैं, हुकूमत टॉपल भी कर सकते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अच्छा ये हुआ कि ये दोनों मिलके बैठ गए, बड़ी शख्सियात हैं, गवर्नर भी हैं, वज़ीर आला भी है, अवाम के भले के लिए सोचे, ना कि एक दूसरे से पॉइंट स्कोरिंग करो, और एक दूसरे के सॉफ्टवेयर अपडेट होने के जो इतलात है वो अवाम को देते रहे। ठीक है, ये अवाम के भले के लिए हो रहा है, किस लिए हो रहा है? सना साहिबा, मैं चाहूंगी कि आप जरूर इस पर रोशनी डालिएगा, खासतौर पर उन बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये जो एक दूसरे के खिलाफ देते रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि इसमें कहीं ना कहीं पोलिटिकल सिनेरियो जो है वो बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है। जाहिर है कि यही वजूहात होंगी, कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा सियासी मैदान में, जो इन दोनों को आपस में इस तरह से मिल बैठ के मुस्कुराहटों का तबादला करना पड़ा। सना साहिबा, बहुत शुक्रिया आसमा आपका। देखिए, एक तो आज के प्रोग्राम से मुझे ये पता चल गया कि काशिफ को शेर व शायरी से बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपकी खूबसूरत शेर का जो हाल किया है उसके बाद मुझे लगता है कि आप इनकी मौजूदगी में शेर मत पढ़िएगा। इनको सिर्फ सियासत में दिलचस्पी है। सच अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि काशिफ मेरी मजाक को मजाक ही लेंगे। अच्छा, जहां तक बात है आपके इस ताल्लुक की जो इन दोनों लोगों के दरमियान है, देखिए अगर आप पॉलिटिकली इन दोनों शख्सियात का बैकग्राउंड देखें तो बड़े अरसे तक बिलावल साहब के साथ रहे हैं।
ये जो गवर्नर KPK हैं, और गंडापुर साहब की एक अपनी आइडेंटिटी मौजूद है। बज़ाहिर सबको पता है कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में है, लेकिन सबको ये भी पता है कि उनके दूसरी तरफ भी ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं। ये जो 8-10 घंटे की उनकी एक मरतबा गुमशुदगी थी, फिर 30 घंटे की दूसरी मरतबा गुमशुदगी थी, वो बगैर किसी वजह की नहीं थी। तो इसको ये कहना कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट है, इससे ज्यादा बेहतर मैं ये कहूंगी कि वो दूसरी जगह पर जाकर कुछ और यकीन दहानियां करवाते थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आकर ये नहीं कहते थे कि मैं आपके साथ हूं, बल्कि ये कहते थे कि मैंने मामले को ठीक करने की कोशिश की है और मैं मामलात को ठीक करने की तरफ लेके जा रहा हूं। इसी वजह से मैं ये पूरी बात उस पैराए में कह रही हूँ, जब बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी बंदे से आप बात कर लें, वो कभी ये नहीं कहेगा कि गंडापुर साहब ने इसमें फैसिलिटेशन का किरदार अदा किया, सिवाय गंडापुर साहब के, जिन्होंने उनकी रिहाई के फौरी बाद कहा था कि इसमें मेरा किरदार रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि गंडापुर साहब को भी ये पता है कि अगर सूबे में मामलात चलाने हैं, सूबे में फंड्स रिलीज करवाने हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स पर गो अहेड देना है, कभी PIA की बोली, कभी दीगर इश्यूज के ऊपर, तो उसमें आपको वफाक की सपोर्ट चाहिए, और वफाक की सपोर्ट के लिए जो स्पोक्स पर्सन या फ्रंट मौजूद है फेस के तौर पर, वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है। दूसरी अहम बात यह है, जो शायद इसके ऊपर हमें बात करने की जरूरत है, बाकी जो मौजूद पैनलिस्ट है मुझसे सीनियर है, मुझ पर ज्यादा खुलकर बात करेंगे, वो ये कि पीपल्स पार्टी पिछले कुछ दिनों से मुस्लिम लीग नून से थोड़ी सी डिस्टेंस पर नजर आती है, या बजाहिर ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि वो नून लीग से नाराज है, क्योंकि जो कमिटमेंट्स उनके साथ नून लीग ने 26वीं तरमीम के मौके पर की थी, उन कमिटमेंट्स में वो एक्शन नजर नहीं आ रहा जो कि नून लीग ने कमिट किया था। तो ये पीपल्स पार्टी भी एक तरह से हो सकता है कार्ड प्ले कर रही हो कि अगर आपने हमारी मुतालबात या जरूरियात को पूरा नहीं किया, एड्रेस नहीं किया, या जो वादे हमसे 26वीं तरमीम के नाम पे किए थे वो नहीं पूरे किए, तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हो जाएंगे। वो तो पहले दिन से ये कह रहे थे कि आप हुकूमत बनाएं, हम आपके साथ हैं। मैसेज आप फरमा रही हैं कि हो सकता है कि मैसेज देने की एक कोशिश हो, पैगाम दिया गया की भी कोशिश की गई है। जी ठीक है। शहजाद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, आपको भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई मैसेज दिया गया है इस मुलाकात के जरिए किसी को, और क्या ये मैसेज सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से दिया गया है या गंडापुर साहब ने भी कोशिश की है किसी और को मैसेज देने की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आसमा। अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप लोगों ने कभी हाथी को देखा है? तो हाथी की सूंड के साथ ना दो लंबे लंबे यूं दांत होते हैं, तो आपने कभी उन दांतों से हाथी को कभी कुछ खाते हुए देखा है? मेरा नहीं ख्याल कि कभी उन्होंने उन दांतों से कुछ खाया है। तो दिखाने के लिए होते हैं, दांत और होते हैं, तो दिखाने के दांत कुछ और होते हैं। मामला ये है कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि रेटिंग एक बहुत बड़ा मसला है, और ये सिर्फ मीडिया का मसला नहीं है। यहाँ पे प्रोग्राम में बैठ के आप एक दूसरे के ऊपर गिलास फेंक देते हो, आप एक दूसरे के ऊपर हाथ छोड़ देते हो, आप गालम गलोच करते हो और ये करते हो, और उसके बाद वो पीस ऐसा वायरल होता है और लोगों को नशा लग जाता है कि यार ये अगर तरीका मशहूर होने का है तो बड़ा जबरदस्त बात है, तो रेटिंग बढ़ती है प्रोग्राम की। तो अगर हम ये इन सियासतदानों से मुतल्लिक ये ख्याल करें कि ये किसी और सैयारे से आए हैं, ये किसी बहुत ये वाकई अशरफुल मखलूकात हैं, हमसे बेहतर इंसान हैं और ये अखलाकियात की बड़ी पाबंदी करते हैं, तो मेरा ख्याल है मुझे और आपको इस गलतफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। ये लोग भी रेटिंग ले रहे होते हैं, बेसिकली अपनी ऑडियंस से बात कर रहे होते हैं, ये दिखावे की लड़ाई होती है। वरना आपने भी जब कभी, अब तो खैर आपके प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ डिफरेंट है, जब आप सियासतदानों को बुलाते हैं और बिठाते हैं तो आपको पता है वो ब्रेक में किस तरह से एक दूसरे के हाथ पे हाथ मार के और एक दूसरे को कह रहे होते हैं, देखा नाज़रीन को कितनी खूबसूरती से हमने बेवकूफ बनाया। तो मेरे नजदीक ये दोनों के इख्तलाफात भी इसी तरह के थे जिस तरह की अब दोस्ती आप दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज में हकीकत है, क्योंकि मुझे ये पता है कि जिन दिनों में मौलाना फजलुर रहमान 26वीं आईनी तरमीम के सिलसिले में मरकज़ और महवर बने हुए थे पाकिस्तानी सियासत का, तो उस वक्त जो बड़े मेहरबान लोग जो पिंडी में बैठते हैं और बड़े बड़े फैसले करते हैं, उनको एक रिपोर्ट ये भी गई थी कि बिलावल जो है वो मौलाना और PTI को इस बात पे कन्विंस नहीं कर रहे कि कोई 26वीं आईनी तरमीम को चलाया जाए। अच्छा। उसमें उनको ये बताया गया, अब मैं इसकी तस्दीक या तरदीद करने की पोजीशन में नहीं हूँ, कि बिलावल गालिबन उनको ये कह रहे थे कि छोड़ो इनको, मुस्लिम लीग नून को छोड़ो, बेसिकली हमें PTI के साथ मिलके तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहिए, वरना अगर ये इसी तरह से सूरत चलती रही ये तो आप बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं। मोहम्मद नौशाद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, आपके पास भी कुछ पहुंची है ऐसी खबरें बिलावल साहब को लेकर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ऐसी खबरें चलती रहती हैं अमूमन इस तरह की, इसको खबर नहीं कहना चाहिए, इसको गॉसिप कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? गॉसिप कहना चाहिए। हम इसे गॉसिप कहते हैं यूजुअली। ये इस तरह की गॉसिप्स आती रहती हैं
एक्चुअली जब तरदीद ना हो सके या तस्दीक ना हो सके तो दोनों सूरतों के अंदर कुछ मामलात ऐसे ही होते हैं कि वो ऑन ग्राउंड उस तरह की चीज शायद कहीं बैठ ना रही हो। देखिए सना साहिबा ने आपको जो बात कही है या फारूकी साहब ने कहा, ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि ये सारा जो है ना ये पब्लिक ऑप्टिक्स के लिए होता है। जो कुछ सियासतदान जो एक्टिंग कर रहे होते हैं, वो उस दिन फिल्म की बात हो रही थी, फिल्म में जो अदाकारी हो रही होती है उसका मकसद यही होता है कि जो शायकीन हैं या जो देखने वाले हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट किया जा सके। अब मामला ये है कि ये पहले गालन गलोच क्यों थी और अब शीरो शकर आपको क्यों नजर आ रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है। तो उसकी तरफ ज्यादा आपको सना साहिबा ने जो बीच में एक बात कही है कि एक्चुअली अली अमीन गंडापुर साहब जो है, मैं माजरत चाहता हूँ आजकल लाहौर में स्मोक बहुत ज्यादा है इसलिए गला जो है वो बात करने के काबिल नहीं रहता। अंदाजा है, कल तो हमने इस पे सेगमेंट भी किया है सर, तो वी नो कि क्या बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं। तो मैं बात कर रहा था कि ये वाला मामला है ना, ये जो गुमशुदगी होती है और ये दोनों विकेट के दोनों तरफ खेलने वाला जो मामला है, तो अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना वो इस वक्त ये काम जो है वो करते नजर आते हैं। इस तरह की खबरें भी हैं और इस तरह की गॉसिप्स भी हैं और इस तरह की बातें भी इस्लामाबाद में भी और हर जगह होती हैं। बल्कि उनकी अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो जमात के अंदर जो ग्रुपिंग की बात जिसकी कही है, काशिफ ने जिसकी तरफ इशारा किया था कि आतिफ खान साहब वाला ग्रुप और जो असद कैसर साहब वाला ग्रुप है, वो ये बातें जो हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं, सहाफियों तक पहुंचाते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब कब कहाँ किस वक्त क्या करते हैं और क्या कोशिश कर रहे हैं। तो इस पैराहन में जब आप बात करते हैं तो अब ये बात देखिए कि जो इम्पोर्टेंट पहलू है वो भी काशिफ साहब वाली बात है कि हुआ ये है कि देखिए आपके जो सिपह सालार हैं वो 5 साल का मामला हो गया और जो जजेस का मामला है वो भी अदलिया सेटल डाउन है। गवर्नमेंट पहले से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में आ चुकी है। ठीक है, एक चीज मेरे जहन में आ रही है नौशाद साहब, मैं चाहूंगी कि मैं सना साहिबा से एक बात मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिए, सिर्फ एक लाइन का जी सर। हमारे यहाँ 2/3 अक्सरियत के साथ भी हुकूमतें अगरचे वो ये नहीं कहा जा सकता कि वो रहेंगी या नहीं रहेंगी, लेकिन पहले से ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन बन गई है। लेकिन जो सबसे अहम पहलू है वो यही है कि अगर उस वक्त ये जो अमेरिका के अंदर आप देखिए कामला हैरिस ने जब अपनी तकरीर की है तो उन्होंने कहा कि जमहूरियत के लिए जरूरी है कि नताइज को तस्लीम किया जाए। उन्होंने हार अपनी शिकस्त तस्लीम करके उस प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में तो ये रिवाज ही नहीं है ना, पाकिस्तान में तो ये रिवाज नहीं है ना नौशाद साहब। लेकिन ये अगर हो तो फिर इस अदाकारी की और इस सारे मामले की जरूरत शायद ना रहे। सना साहिबा, मैं आपकी जानिब आना चाही थी। जब अभी नौशाद साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे तो एक पॉइंट मेरे जहन में आया, आपसे चाहूंगी कि इस पे आप ज़रूर बात कीजिएगा। जब बुशरा बीबी बाहर आती हैं तो हम देखते हैं कि वो लाहौर की बजाय KPK का रुख करती हैं, गंडापुर साहब की मेहमान बनती हैं, वहाँ इनैक्सी में ठहरती हैं। तो आपको लगता है कि जो मुलाकात हुई है, जो ये फैसला किया गया कि ठीक है जी गंडापुर साहब को इस अलमबरदारी की तकरीब में जाना चाहिए है और गवर्नर साहब से मिल लेना चाहिए, कोई हरज नहीं है, इतने सख्त बयानात के बाद, तो कहीं ना कहीं इसमें मशवरा शामिल हो सकता है बुशरा बीबी साहिबा का, तब ये सिचुएशन हमें बदलती दिखाई दे रही है? देखिए मेरे ख्याल मशवरे से ज्यादा तो ख्वाब शामिल हो सकता है अगर होना चाहिए तो। लेकिन असल चीज जो ये है, मैं इससे पहले और इसके बाद के पहलू पे थोड़ा सा बात करना चाहूंगी। बुशरा बीबी साहिबा की जो पेशावर रवानगी थी, मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग शायद इस चीज को एग्री करेंगे और उस वक्त ये डिबेट भी हुई थी कि बुशरा बीबी साहिबा को वैसे प्रोटोकॉल के लिए पेशावर नहीं भेजा गया था, बल्कि उनको जो हिफाजती जमानत चाहिए थी, मेरा ख्याल है पेशावर के अलावा वो उनको कहीं और से मिल नहीं सकती थी। और लाहौर में सवाले से भरपूर तैयारी भी की गई थी कि उन्होंने आना है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों की राय ये थी कि शायद ये अंडरस्टैंडिंग पहले से मौजूद थी कि इनको कम से कम इस्लामाबाद में नहीं रोका जाए या इनको लाहौर नहीं लाया जाए और इनको पेशावर सेफली भेज दिया जाए। लेकिन इसमें मेरी अदना राय यह है कि ज्यादा पॉसिबिलिटी यह है कि उनको जो हिफाजती जमानत चाहिए थी वो उनको लाहौर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट या कहीं और से नहीं मिल सकती थी। और हम इस पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहे कोर्ट के ऊपर, लेकिन वो इवेंचुअली उनको पेशावर से ही मिलनी थी, इसलिए उनको पेशावर लेके जाएगा कि पहले उनको लीगली तो सेव किया जाए। अच्छा, दूसरी बात क्विकली, क्योंकि वक्त आपके पास भी कम है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि उनको गाइड कर रहे हैं, मशवरे दे रहे हैं, देखिए बुशरा बीबी साहिबा के बारे में सबको पता है कि वो खान साहब के खासे करीब हैं, उनके दरमियान जो भी इख्तलाफात हैं अपनी जगह, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उनके साथ एक कनेक्शन बिल्डअप हो चुका है। और वो वाहिद वो शख्सियत होंगी कि जब सबसे मुलाकातों पर बैन हो जाए तब भी उनकी अहलिया होने की हैसियत से उनको मुलाकात की शायद फिर भी इजाजत हो जाए। तो जो बेसिक इश्यूज हैं जिसके ऊपर खान साहब अपने टाइम जब वो जेल से बाहर थे तब भी मशवरे करते थे, बल्कि उनके विजन्स और उनके ख्वाबों पर यकीन करते थे, तो ये एक फ्री हैंड उनके पास मौजूद होगा कि वो पार्टी के डिसीजंस को होल्ड कर सकें। लेकिन ये जो बात की जा रही है कि वो पार्टी लीड करेंगी, मेरा ख्याल नहीं है कि वो पार्टी लीड करने की पोजीशन में होंगी और वो करना भी नहीं चाहेंगी, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज कुछ और हैं। ठीक है, लीड करें ना करें, गाइडेंस
गाइडेंस कहीं ना कहीं दी जा रही है? सना साहिबा, मैं आपकी इजाज़त से शहजाद साहब आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपको लगता है गाइडेंस दी जा रही है और ये मुलाकात जो है उसी गाइडेंस का नतीजा हो सकती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। बेसिकली देखिए, मैं अब आपको एक बात बताऊं कि आप जैसे अभी पहले नौशाद साहब ने कहा ना जी। कि ये गॉसिप हो सकती है, बुनियादी बात यह है कि मैं हमेशा से ये यकीन रखता हूं कि इस्लामाबाद जो है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का एक स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पर रोज एक साजिशी थ्योरी जो है उसके रेट बढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर एक उसके मुकाबले में नई साजिशी थ्योरी आती है और पहले वाली नीचे चली जाती है। प्रॉब्लम ये है कि एक थ्योरी एक इसके साथ साथ चल रही है जिसमें ये कहा गया है कि कोई डील की बात हो रही है, कोई एस्टेब्लिशमेंट उसमें कोशिश कर रही है। समबडी टोल्ड मी कि शायद जुल्फी बुखारी के जरिए लंदन में भी कोई राब्ते एस्टेब्लिशमेंट के हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर कल को ट्रंप के आने के बाद अगर हमें इनसे बात करनी पड़ सकती है तो वाई नॉट हम बराह रास्त ही इनसे बात कर लें। अच्छा, अगर ये कोई कहीं पे कोई बात चल रही है तो उसको जिंदा रखने के लिए, मार्केट में अलाइव रखने के लिए ये जरूरी है कि इस तरह के ऑप्टिक्स दिए जाएं कि बुशरा बीबी जा रही हैं। और आपको अगर देखिए, अगर आपने कोई तब्दीली लानी है, कोई डील करनी है किसी किस्म की, तो उसके लिए एक ही आपके पास मंतकी तरीका है। अगर पार्लियामेंट में आपने चेंज करना है, सिस्टम को टॉपल नहीं करना, तो उसके लिए यही हो सकता है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी एक तरफ इकट्ठे हो जाएं। तो ये सारी चीजें उन सारे प्लान्स को जिंदा रखने के लिए हैं, ताकि ये किसी लम्हे पे ये ना लगे कि फलां थ्योरी दम तोड़ गई है या फलां फाइल जो हमारे पास, क्योंकि मेरे नजदीक हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के पास मेज पे प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी और पता नहीं जेड तक होते हैं। अगर एक फाइल वो थोड़ी सी पीछे करते हैं तो दूसरी फाइल आगे कर लेते हैं। तो ये सारा कुछ एक लिखे हुए स्क्रिप्ट के तहत हो रहा है और मेरे नजदीक इसमें कोई अनहोनी नहीं है। ठीक है, लिखे हुए स्क्रिप्ट के तहत हो रहा है, लेकिन क्या तमाम का तमाम स्क्रिप्ट जो तमाम जमातें जिस पर जाहिर है कि अमल दरामद कर रही हैं वो एक ही जगह पर लिखा जा रहा है? मैं ये जानना चाहूंगी काशिफ साहब आपसे, नौशाद साहब आपसे। ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे फैसल करीम कुंडी और गंडापुर साहब के दरमियान जो अहम मुलाकात हुई, जो बहुत ज़्यादा मौज़ूए बहस बनी रही मीडिया में कल से लेकर अब तक। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं कि अपने हतमी मरहले में दाखिल हो रही है, ताल्लुक चूँकि उसका भी पीटीआई से है तो मैंने ज़रूरी समझा उस पर बात कर लेते हैं। मैं जिक्र कर रही हूँ 190 मिलियन पाउंड केस का, जो कहा जा रहा है कि बिल्कुल हतमी मराहिल में है। 35 गवाहान पर जिरा मुकम्मल कर ली गई है। 8 नवंबर को बानी और बुशरा बीबी जो हैं उनको सवालनामा दिया जाएगा, जबकि हाई कोर्ट ने सज़ा सुनाने पर हुक्म इम्तना जो है वो दे रखा है। काशिफ साहब से जब भी मेरी बात होती रही है ना, बाकी पैनलिस्ट को भी और नाज़रीन आपको भी मैं बताऊं, तो काशिफ साहब हमेशा कहते हैं कि ये जो 190 मिलियन पाउंड केस है ना, ये बहुत भारी पड़ सकता है पीटीआई के ऊपर। काशिफ साहब, अभी भी आपकी यही राय है? देखिए अस्मा, 190 मिलियन पाउंड का केस जो है ये मेन केस है और इस मेन केस में जो 6 मरकजी मुल्ज़मान हैं वो दायमी इश्तिहारी हैं। उसमें मलक रियाज साहब हैं, उसमें शहजाद अकबर साहब हैं, जुल्फी बुखारी साहब खुद मौजूद है, उसमें फरा गोगी साहब हैं और ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम है। अब इसमें 2 बंदे ऐसे हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, एक बुशरा बीबी हैं और एक इमरान खान साहब हैं। पहले ये कोशिश की गई कि जरा मुकम्मल ना हो, गवाहान जो है वो लेट हो जाएं, चीज़ें और तरफ निकल जाएं, लेकिन अब 35 गवाहान के ऊपर जरा मुकम्मल हो चुकी है और उसके बाद अब सवालनामा जब दिया जाएगा तो उसके बाद ये देखा जाएगा कि बानी तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया उस सवालनामा का जवाब कब तक देते हैं और उसके बाद मंडे को या नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन जो है वो हायरिंग जो केस फिक्स होगा। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाई कोर्ट में ये स्टे ऑर्डर दिया गया है कि आप ट्रायल मुकम्मल कर लीजिए लेकिन आप फैसला नहीं सुनाएंगे। अब अगर फैसला नहीं सुनाएंगे और ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा तो ये वो मेक एंड ब्रेक पॉइंट है। मैं समझता हूँ कि अगर जो मैं तवातुर से कह रहा हूँ कि डील और ढील की बातें हो रही हैं, फिर मैंने आपके प्रोग्राम में कहा कि सीबीएम शुरू हैं, फिर बाद में लोगों ने कहा कि जो जेस्चर लगता है वो सीबीएम की तरफ से लगता है। अब इस तरह के इशारे आने शुरू हो गए हैं कि बानी तहरीक इंसाफ जो है वो कहते हैं मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी से कोई इंतकाम की बात नहीं है, सब रावी अमन चैन सुख लिख रहा है। तो हम आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। अगर हाई कोर्ट से मैं एक अजम्पशन की बात करूं, हाई कोर्ट स्टे अपना खत्म कर लेती है और यहाँ पे केस की बिल्कुल हतमी ट्रायल मुकम्मल हो जाता है और सिर्फ सजा सुनाई जानी है, तो उसमें सजा ज़्यादा क्या होगी? बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को सजा हो जाएगी और इसके बाद जो 6 लोग बाहर के मुल्क है दायमी इश्तिहारी जिनके वारंट है वो नहीं होंगे तो उनको कहेंगे ये एब्सकॉन्डर है, जब ये आएंगे तो ट्रायल को फेस करेंगे। ये जो अवेलेबल है इनके ऊपर ये चीज़ें हो गई। सो 190 मिलियन पाउंड का केस का फैसला तो बहरहाल होना है और बानी तहरीक इंसाफ हो, अलीमा खान साहिबा हो, कोई भी बंदा हो,
ये बात याद रखिएगा कि जो भी डील या ढील होनी है वो वाया कोर्ट्स ही होनी है। जारी बात आपकी केसेस है, आप जमानतें हो जाएंगी, फिर दोबारा केसेस नहीं होंगे, गिरफ्तारियां नहीं होंगी, तो मामला सबूत होकर आगे चल पड़ेंगे। एक जो पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे, देखिए मैं फारूकी साहब की इस बात की तायद करता हूँ कि डेमोक्रेसी में आपको इख्तलाफ 1000 हो, आप जो मर्जी कहें, पार्लिमान सुप्रीम है, पार्लिमान के फोरम पे ही आपको एड्रेस करना है। पीपल्स पार्टी पीटीआई और जेयूआई आपस में इकट्ठे हो जाए, अपना वोट बैंक क्लब कर ले, तो कल हुकूमत चेंज हो जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि तहरीक इंसाफ को ये बात कंफर्म हो गई है कि अब सिर्फ पार्लिमान से ही उनको चीजें बेहतरी की तरफ निकल सकती है, हुकूमत निकल सकती है, अदरवाइज उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्या वाकई ऐसा है नौशाद साहब, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? यानी हम ये समझ लें कि कम से कम इस केस में तो बानी पीटीआई को रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं है। काशिफ साहब ये फरमा रहे हैं। तो पहले मैं ये जो पार्लिमान का रास्ता है ना, जमहूरियत में यही रास्ता होता है। इसके अलावा जो रास्ता है उसको मैं और आप हमेशा क्रिटिसाइज करते रहे हैं, जो जिस पिंडी की बात करते हैं या एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं या दूसरे रास्ते हैं, वो मुनासिब नहीं है, जमहूरियत में नहीं वो रास्ते होने चाहिए। अब आज ये 190 मिलियन पाउंड, देखिए जब ये केस मुकदमा हुआ था तब भी मेरी राय यही थी कि ये मुकदमा ऐसा है जो इमरान खान साहब को इसमें सजा दिलवा सकता है। और चूंकि इसमें कुछ गवाह ऐसे हैं, अभी तो कोई तैयार नहीं हुआ, ये दायमी इश्तिहारियों की बात कर रहे हैं, ख्याल उस वक्त ये था कि इनमें से 1 या 2 वादा माफ गवाह भी बन सकते हैं, लेकिन समहाउ वो नहीं बने। अब इसके अंदर जो फैक्ट्स हैं ना, जो तहकीकाती इदारे हैं, उनके पास जो आप समझ लीजिए सबूत उनकी नजर में जो सबूत हैं वो उस पर बड़े पुरतमाद हैं कि जी इन सबूतों की बुनियाद पे ये मामला किया जा सकता है। अच्छा, जो 9 मई वाला मामला है, 9 मई के ऊपर इसके बैकएंड पे सेकंड जो है ना बैकअप के तौर पे उसे रखा गया हुआ है, और 9 मई भी जो है ना वो नवंबर के अंदर इसी नवंबर में उसके जो मुकदमात हैं इमरान खान साहब की हद तक जो वो मामला है वो शुरू हो जाएगा। ये ऐसी इतलात हमें मिल रही हैं, कुछ जगहों से ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है कि उसको भी शुरू किए जाने का इम्कान है, और उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामला है जो भी है वो आपके सामने है। तो ये जो मुकदमा है ये गले का तौक साबित हो सकता है, बशर्ते ये कि ये जो डील और ढील वाला ये दोनों चीजें जो हैं कहीं एग्जिस्ट ना करती हों। अभी तक मेरी जो इतलात है उसमें ये जो इतनी आसानियां आपके सामने नजर आ रही हैं, ये जिसको सीबीएम्स कहा जा रहा है, ये बात दुरुस्त है फारूकी साहब की कि A to Z प्लान्स भी होते हैं, डिफरेंट सिचुएशनर्स बनाए होते हैं और सिचुएशन के हिसाब से प्लान चेंज भी होते हैं। लेकिन अभी तक ये मेरी जो इतलात हैं कि वहां से जहां से डील या ढील मिलनी है वहां से अभी तक कोई ऐसा फर्क उनकी जो जिसे कहते हैं ना उनकी अप्रोच में या उनका इस मामले के ऊपर, इमरान खान साहब के मामले के ऊपर वहां कोई डील और ढील वाली बात फिलहाल नहीं है। बाकी कुव्वतें कोशिश करती रहती हैं, वो अपने सिनेरियोज बनाती हैं और बना के उनको प्रेजेंट भी करती हैं, लेकिन वहां अभी तक जो मौक़िफ़ की सख्ती है उसमें मुझे कोई नरमी नजर नहीं आई। ठीक है वकला की जब हम बात करते हैं, इस केस की जब हम बात करते हैं, हम जानते हैं कि दोनों तरफ से बहुत सारी एफर्ट्स की गई हैं, नाब की जानिब से भी कोशिश की गई है। सना साहिबा, आप ये फरमा दीजिएगा कि अगर वाक़तन कोई ढील या डील होती है तब आपको लगता है कि पीटीआई, खासतौर पर बानी पीटीआई जो हैं वो इस मसले से निकल पाएंगे, और अगर नहीं होता है तो आप भी ये कहेंगी कि ये वाक़तन बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो सकती है बानी के लिए? देखिए अस्मा, मेरा ख्याल है कि तकरीबन 350 दिन तो गुजार चुके हैं खान साहब, और आपको याद होगा पिछले 6 महीने से जितना तवातुर के साथ पीटीआई की लीडरशिप ये कह रही थी कि हम बातचीत करना चाहते हैं, हम डायलॉग करना चाहते हैं, बस उसमें उन्होंने एक इजाफी जुमला ये कर दिया था कि हम इदारों से बात करना चाहते हैं, सियासी लीडरशिप से बात नहीं करना चाहते। आई थिंक यही वो पॉइंट था जिसके ऊपर आकर वो फंस गए थे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून शुरू से ये बात कर रही थी कि आप डायलॉग करें, बातचीत करें। लेकिन जब आपने एक चीज को लिमिटाइज कर दिया सिर्फ इदारों की हद तक, तो ऑब्वियसली आपने हुकूमत को साइडलाइन कर दिया। इदारे कहीं भी फ्रंट फुट पर आकर ना बातचीत करते हैं, ना इलेक्शन में धांधली करते हैं, ना हुकूमतों को गिराते हैं, ना हुकूमतों को बनाते हैं। ये सारे काम जो है इनडायरेक्टली होते हैं। तो ये चीज, ये अंडरस्टैंडिंग, मेरा ख्याल है कि जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महंगी पड़ गई। मैं सिर्फ इसमें एक पॉइंट कहना चाहूंगी, क्योंकि ये केस अभी अंडर ट्रायल है, इसका फैसला नहीं आया। देखिए तोशा खाना का डिसीजन था वो कहाँ स्टैंड करता है, साइफर का डिसीजन आया कहाँ स्टैंड करता है। ये जो
दत्तमिनिका का केस था, इसका जो डिसीजन है कहाँ स्टैंड, मतलब मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये इन तमाम केसेस में या इनमें से चंद केसेस में सजाएं हुई, लेकिन वो सजाएं दूसरी कोर्ट्स ने उड़ा कर रख दी। अगर इस 190 मिलियन पाउंड केस में सजा हो भी जाती है तो मेरा ख्याल है ये उनके लिए इतना लीथल साबित नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि लास्ट कार्ड के तौर के ऊपर 9 मई का जो केस है या जो 9 मई का ट्रायल है वो अभी अंडर प्रोसेस है या बैक बर्नर पर है। जहां मौका मिलेगा और जहां पर ये लगेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं एक्सेप्ट कर रही है या उस सिचुएशन में नहीं जाना चाहती है जो कि इस वक्त जरूरत है हालात मुल्क की भी और इस वक्त शायद सियासी तौर पर भी, तो आई थिंक फिर उस केस को लाइमलाइट में लाया जाएगा। ठीक है, यानी आप ये समझती हैं कि 9 मई से निकलना हो या 190 मिलियन पाउंड केस से निकलना अगर है तो फिर उसके लिए डील जरूरी है। शहजाद साहब। अच्छा देखिए, मैं पहले तो काशिफ साहब से माजरत के साथ, चूंकि अभी सना ने इब्तदाइये में कहा कि शेर व शायरी से उनको कोई शरफ नहीं है, कि सारे पैनल के सामने रख रहा हूँ, लेकिन चूंकि आपने बता दिया कि काशिफ जो हैं वो तो शेर की बजाय जो बब्बर शेर है उसके साथ दिलचस्पी रखते हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल में मैं उनको एक्सक्लूड कर रहा हूँ। तो वो कुछ यूं है कि इस सादगी पे कौन ना मर जाए ए खुदा, करते हैं कत्ल और हाथ में तलवार भी नहीं। आप गोया एक ऐसा हवा बना के पेश कर रहे हैं मेरे सामने, 190 मिलियन पाउंड तो पता नहीं तोशा खाना, तो पता नहीं वो क्या कहते हैं इद्दत का केस और मुद्दत का केस और पता नहीं कौन कौन सा। ओ भाई, हमारी तो पूरी तारीख भरी पड़ी है। यहाँ पर हमने उस्ताद दामन के डब से दस्ती बम निकाला था, चौधरी जहूर इलाही से हमने भैंस बरामद की थी। तो अगर ये 190 मिलियन पाउंड में कुछ हो भी जाता है, और यहाँ पे तो मिनट सेकंड लगते हैं, आपको याद भी नहीं होगा कि हुदैबिया पेपर मिल का फैसला जो है काजी फाइज ईसा साहब ने कैसे दिया था। आपको ये भी याद नहीं रहा क्योंकि हम वो गजनी है ना, तो शॉर्ट टाइम जो मेमोरी लॉस है वो हमारा हो जाता है। अभी एक साहब आए थे एयरपोर्ट पे, वहीं पे आपने बायोमेट्रिक किया, आते ही उनको जमानतें मिली, उसके बाद केस फारिग हो गया। तो बात सिर्फ इतनी है कि जब आप एक जगह पे जाके वो सरबत सुजूद हो जाते हैं, हालांकि उस पर भी मिर्जा गालिब कह गए हैं कि कहाँ की वफा कैसी कहाँ का इश्क, जो सर फोड़ना ही ठहरा तो तेरा ही संगे आस्था तो फिर ए संग दिल तेरा ही संगे आस्था क्यों हो। तो लेकिन हमारे यहाँ एक ही संगे आस्था है जहाँ पे जाके आपको सजदा करना पड़ता है। वो जो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि मुझे वो रास्ता आता है, तो वो रास्ता दिख सबको रहा होता है, आपने चॉइस लेनी है। रास्ता मिलेगा नहीं मिलेगा पीटीआई को, ये वाला ये पूछना चाह रही हूँ सर। आप सजदा कर ले, क्या आप कमाल करती हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। पूरी लड़ाई ही इस बात की है कि भी ये कैसे सजदा होगा नहीं होगा। चले यूं पूछ लेती हूँ, बता दीजिए। 70 साल की तारीख में कोई आदमी सजदे से मुनकर नहीं हुआ। अब एक तो ये आदमी हुआ है, ये करेगा सजदा नहीं करेगा। चले ऐसे साहब, ये बगैर सजदे के हुकूमत में आ गए क्या? वो तो मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि अब फिर सजदा करना पड़ेगा, वो सजदा सहब करना पड़ेगा उनको। लेकिन मैं एक गुजारिश और करना चाहूंगा, मैं फ्रैंकली ये तस्लीम करता हूं कि मेरे नजदीक शायद ट्रंप के इलेक्शन का कोई खास उस तरह से कोई इम्पैक्ट नहीं था पाकिस्तानी तारीख पे। अभी एक चीज आई है मेरे पास, लेकिन मैं उसको चूंकि ऑफ द रिकॉर्ड है तो मैं उसको रिकॉर्ड पे नहीं ला सकता, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको ट्विटर खोलना पड़ेगा और चीजें जो हैं वहां से हिलना शुरू हो गई हैं। अच्छा। अब एलोन मस्क जो हैं उनका जो किरदार रहा है ट्रंप के पूरी कैंपेन में, तो मेरे हिसाब से अब ये कुछ दिनों की बात है, उस पे एक चीज है ऐसी जो मैं अभी शेयर नहीं कर सकता, लेकिन चीजें इसका मतलब है कि वहां पे असर, वहां का असर जो है वो यहाँ पे आएगा और ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता मूव होंगी। उससे पहले ये भी कोशिश करेंगे कि शायद किसी तरह से ये सारे केसेस जो हैं वो 20 जनवरी से पहले पाया तकमील को पहुंचे। लेकिन फिर वही बात है कि अगर जब कभी वो आएगा माफी तलाफी का मरहला और सजदा करने का, तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। वो क्या शेर है सना साहिबा, मुझे वो याद आ रहा है, मेरे पे नहीं हंसिएगा। मैं देख रही थी शहजाद साहब भी जब मिसरा भूले हैं तो आप हंस रही थी। वो क्या है कि ये एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। तो जमहूरियत को लेकर अगर सारे मेरे ख्याल में मुत्तहिद हो जाएं तो फिर इस तरह की सजदों की सुजूद की बात ही ना करनी पड़े। नहीं, वो फिर किसी और मुल्क की बात कर रही हैं आप। पाकिस्तान में तो जमहूरियत के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते, इख्तिदार के लिए इकट्ठे हो सकते हैं। सजदे पे इकट्ठे हो सकते हैं। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। बहरहाल इसी नोट पे मैं चाहूंगी कि एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद मिलते हैं। और जब हम जजिस की बात करते हैं, हम फैसलों की बात करते हैं, तो अब जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसका अहम तरीन इजलास कल होने जा रहा है और कहा यह जा रहा है
है कि जजेस हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, मेंबरान हैं, बहुत सारे, उनके खिलाफ यहाँ पर ढेरों शिकायत जो है उनके अंबार लगे पड़े हैं। क्या इन शिकायत पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या पाकिस्तान में पहले कभी ऐसा हुआ है? हम ये होता हुआ देख रहे होंगे? ये सारी डिस्कशन एक ब्रेक के बाद कर लेते हैं। कहा जा रहा है जी, वेलकम बैक, पहले तो प्रोग्राम में, कि जजेस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और मेंबरान के खिलाफ शिकायत के अंबार लगे हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इन शिकायत को सुना जाएगा और इनका जायज़ा लिया जाएगा। सिर्फ सुना जाएगा, सिर्फ जायज़ा लिया जाएगा? काशिफ साहब, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, या वाकईतन कुछ जजेस का एहतसाब होता हुआ भी हम देख रहे होंगे? देखिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो है वो 8 नवंबर को 2 बजे बुलाया गया है। इसकी मैं आपको बता दूं कि 5 मेंबर होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यही अफरीदी साहब होंगे, मंसूर अली शाह साहब होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब होंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज हैं चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, और एक सीनियर चीफ जस्टिस या वो KPK से होंगे या बलूचिस्तान से होंगे। ये 5 जजेस हैं। जराये के मुताबिक 100 के करीब शिकायत है मुख्तलिफ किस्म की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेम्बरान इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दायर कर रखी है। इसके अलावा खुद आमिर फारूक साहब के अगेंस्ट भी उनके कंडक्ट के ऊपर दरखास्त मौजूद है। इसके अलावा जो आईनी बेंच के सरबराह है जस्टिस अमीनुद्दीन, उनके खिलाफ, और जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो दोनों आईनी बेंच में मौजूद है, एक सरबराह है, एक मेंबर है, उनके खिलाफ भी दरखास्त मौजूद है। ये वही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है जिसने बाकायदा तौर पे काजी फाइज साहब के खिलाफ जो रेफरेंस आया था उसको प्रोसीड किया था। ये वही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है जिसकी प्रोसीडिंग के बाद जस्टिस मज़ाहिर नकवी को रिजाइन देना पड़ा। ये वो फोरम है जो जजेस के जो एहतसाब है उसका मामला करता है। लेकिन इसमें जो कल का इजलास है, काशिफ साहब की जो खबर है ना, पहले वो आप डिटेल में हमारे देखने वालों को बता दें। वो आपने बता दी, इस पे तज्जिया जो है ना आपका, उसके लिए मैं वापस आती हूँ। अभी मैं चाहूंगी सना साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊँ। सवाल मेरा वही है कि क्या वाकईतन हम देख रहे होंगे कि यहाँ वो जज साहिबान जिनके खिलाफ शिकायत मौजूद हैं, ढेरों ढेर मौजूद हैं, कोई एक्शन, कोई कार्रवाई हो रही होगी मैम उनके खिलाफ? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये तो एक बहाना तो खैर नहीं कहूंगी, लेकिन ये भी उस मीटिंग का एक हिस्सा होगा। लेकिन इस मीटिंग में बहुत कुछ और भी डिस्कस हो सकता है। जिस तरह अभी काशिफ हवाला दे रहे थे मज़ाहिर नकवी साहब का, इससे पहले एजाज साहब भी इसी किस्म की शिकायत के बाद गए थे। तो आपको याद होगा कि इन्होंने वो प्रोसीडिंग्स या जो कार्रवाई होती है ना शिकायतों के बाद, वो होने नहीं दी थी। वो उससे पहले ही चले गए थे क्योंकि उनको पता था कार्रवाई शुरू होगी तो मसाइल ज्यादा खुलेंगे। तो उसमें से एक जो जज थे वो पहले ही उन्होंने रुख्सत ले ली थी। कहने का मेरा मकसद ये है कि इसमें जो भी कुछ होगा, लेकिन आई थिंक जस्टिस याया अफरीदी साहब के ऊपर एज ए चीफ जस्टिस इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि शायद जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो जो एक हुकूमत परसेप्शन कायम करना चाह रही थी न्यूट्रलिटी का, वो तो कायम हो गया। लेकिन जिस तरह मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब आप खतों पे खत लिख रहे हैं और वो ये याद दिला रहे हैं कि जी पहले क्या फैसले किए गए और किस तरीके से हमने काम को शुरू करना चाहा, तो उससे आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि वो एक कांस्टेंट प्रेशर जो सीनियर तरीन जजेस हैं वो रखने जा रहे हैं। और दूसरा एक और इजाफी चीज वो ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, आई नो कि आपका टॉपिक थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन जो बेंचेस में जब चौथी सीनियोरिटी के लिहाज से चौथे जज को अगर आप सरबराही दे रहे हैं, तो आई थिंक खुद भी जस्टिस याया अफरीदी साहब इस वक्त जो फैसले कर रहे हैं, मेरी अदना राय ये है कि वो 100% उनके अपने फैसले नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं दबाव की सूरत मौजूद है। अगर मैं ये कह दूं कि हमारी अदलिया बहुत इंडिपेंडेंट है तो ये गलत स्टेटमेंट होगी। तो आई थिंक जिस परसेप्शन को सामने रखते हुए उनको लाया गया था, वो परसेप्शन अगर इतनी स्पीड से फेड आउट होगा तो ये खुद जस्टिस याया अफरीदी साहब के लिए कोई बहुत अच्छा साबित नहीं होगा। ठीक है, शहजाद साहब। अच्छा, देखिए, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एक ओहदा हुआ करता था, उसके पास आर्टिकल 184(3) का एक नेजा हुआ करता था, 187 और 189 के भाले हुआ करते थे, और इसी तरह से तलवारें हुआ करती थी। तो वो सारा असला तो ले लिया जस्टिस याया अफरीदी से। अब उनके पास सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक वो छोटा जो सब्जी छीलने वाला एक चाकू है, वो उनके पास है। अब वहां पे इसके अलावा उनके पास मेरा नहीं ख्याल कि कोई उस तरह का कोई इख्तियार है। इसमें देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत बिलखसूस जो एक खत आया था 6 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने ये कहा था कि जब हम पे प्रेशर आए तो हमें बताया जाए कि हम उस सूरत में क्या करें। तो उन्होंने एक खत लिखा था जिसका मुखातिब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से उन्होंने कहा था कि हमें बताया जाए। अब मेरे हिसाब से एक तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो ऐसी सूरत के लिए एक ज़ाब्ता इखलाक बना के तो वो पूरी जुडिशरी में भेजा जाएगा कि आपने किससे कितने अरसे में, जिस तरह आपने मैच फिक्सिंग के हवाले से प्लेयर्स पर पाबंदी सुनी है कि उसने 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट करना होता है, तो अगर किसी जज साहब पे कोई अगर दबाव आता है तो उसने अपने सुपीरियर को कितने अरसे में और किस तरह से मुतला करना है
और फिर उसके बाद जिस तरह से आमिर फारूक साहब ने कुछ नहीं किया था, अगर वो कुछ नहीं करता तो फिर अगला स्टेप क्या होगा, और अल्टीमेटली एक प्रोसीजर जो है वो ले डाउन किया जाएगा। नंबर एक। नंबर दो, पीछे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस जो के पसंद नहीं है, जिनके फैसले अच्छे नहीं आ रहे थे, तो उनको अच्छा बच्चा बनाने के लिए उनके खिलाफ जो है वो ट्रकों में भर के कुछ रेफरेंस दायर किए गए हैं। मेरा ख्याल है कि उन रेफरेंसेस को फॉर द टाइम बिंग फारिग कर दिया जाएगा। हाँ, अलबत्ता वो जो एक दो चीजें हैं, मुझे कुछ उम्मीद थी 4 नवंबर के खत से पहले कि शायद इसमें वो जो आप नईम अफगान साहब का काशिफ साहब ने कहा कि उस पे शायद गौर होगा, लेकिन अब मेरा मानना ये है कि वो नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि अगर जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान लिखकर एक फैसले में ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, अगर इदारे महसूस करें कि वो गैर आईनी है तो वो उस पर अमल दरामद के पाबंद नहीं है, तो इसका मतलब है कल को तो कोई भी पाबंद नहीं है। अगर आप मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे दे और मेरी नजर में वो कोई गैर आईनी फैसला है, तो मैं मानने से इनकार कर सकता हूँ। तो इस तरह की ज्यूरिस्प्रूडेंस अगर किसी साहब ने कायम की है, और मुझे नहीं लगता कि अब जस्टिस अमीनुद्दीन को अगर आप देखें, वैसे वही बात है कि आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन आईनी फैसलों का क्या बैकग्राउंड है उनका, उन्होंने कितने आईनी फैसले इससे पहले लिखे हैं, वो हमारे कुछ कोर्ट रिपोर्टर जो दोस्त हैं, वो उन्होंने कुछ जजेस को आइडेंटिफाई किया हुआ है कि ये दस्तखती ग्रुप है, असल फैसले कुछ और जज साहबान लिखते हैं और ये उसके साथ शामिल हो जाते थे, या हाँ जी मैं इनके साथ इत्तेफाक करता हूँ। ठीक हो गया सर। मुझे थोड़ा सा कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपने सर जिक्र किया ना, आपने सर जिक्र किया ना कि बहुत सारे रेफरेंसेस जो बनाए गए थे बहुत सारे लोगों को प्रेशर में लाने के लिए, अब आप उनको खत्म होते हुए देख रहे होंगे। तो मैं नौशाद साहब आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि जो फोरम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, इसमें वो कौन कौन लोग हैं जिनकी जानिब से शिकायत दर्ज हो सकती हैं या शिकायत दर्ज हुई हैं? नहीं, देखिए ये तो शिकायत तो देखिए सियासी जमात अगर कोई करा रही है, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करवा रही है या आम शहरी है या वकला हजरात है, वो करवाते ही हैं। ये शायद काशिफ साहब इसकी तस्हीह कर दें, अगर मुझे शायद मैंने कोई बहुत मोहतात होकर वो खबर नहीं पड़ी थी। कोई शाहजहान वकील थे, उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ भी कोई शिकायत दर्ज कराई है शायद इसके अंदर जुडिशल जो ये काउंसिल है इसके अंदर, क्योंकि बाकी लोगों के जो जिन 100 शिकायत की बात की जा रही है, ये जिन रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं, इनसे भी जब लास्ट टाइम कादी फाइज ईसा साहब ने कोई 200 समथिंग और वो कुछ शिकायत जो हैं वो निपटाई थी, उसके बाद भी चंद माह पहले तक यहाँ 100 के करीब शिकायत तो मौजूद थी जुडिशल काउंसिल, और इजलास नहीं हुआ था। तो अब जब इजलास होगा तो यकीनन इसके अंदर जो भी मामलात हैं जेर बहस आएंगे, लेकिन जुडिशल जो इस कमेटी के जो काउंसिल के अरकान हैं, अगर उन्हीं के ऊपर उंगलियां उठ रही होंगी तो मुझे नहीं पता कि इसको किस तरह जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो हैंडल करेंगे। करीन की आस यही है कि जब काजी फाइज ईसा साहब ने किया था तो उसके अंदर भी अगर कोई बहुत सॉलिड किसके खिलाफ कोई सबूत मौजूद ना हो तो ऐसे रेफरेंस को यकीनन उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि वो कोई मुनासिब तस्वर नहीं किया जाता। हाँ, लेकिन ये जो सना साहिबा ने जिस तरफ आपकी तवज्जो दिलाई थी कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी, अगर आप वो उनको याद रखें तो मज़ाहिर नकवी को नोटिस हो गया था। सो इसलिए क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि अगर वहां पे कोई सब्सटैंशियल कोई किसी के खिलाफ कोई शिकायत है, सिर्फ ऐसी नहीं है कि आप उसको बस फॉर द सेक ऑफ के जी हमने ये जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये हो दरखास्त, या जस्टिस शाहजहां, ये जो वकील शाहजहां साहब हैं, इन्होंने कोई कर दिया कि जी काम नहीं करते जी, इन्होंने ये कर दिया वो कर, इस तरह की चीजों को शायद एंटरटेन नहीं किया जाता। लेकिन अगर किसी के खिलाफ कोई करप्शन के या प्रॉपर कोई शवाहिद मौजूद है, उसमें भी आप फरमा रहे हैं कि प्रॉपर शवाहिद का होना जरूरी है। काशिफ साहब, अब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, थोड़ा और डिटेल, जो शुरू में तो आपकी तरफ आने का मकसद ही ये था कि हम जरा समझ पाएं कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है इसमें कार्रवाई का तरीकाकार होता क्या है। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है नौशाद साहब की कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के खिलाफ भी शिकायत है। अब जो शिकायत है अमीनुद्दीन साहब के खिलाफ या नईम अख्तर अफगान साहब के खिलाफ, वो शिकायत है कि जी इन्होंने एक रेफरेंस दिया या लिखा कि जो 8 जजेस का फैसला उस पर अमल दरामद ना किया जाए। मुनीब साहब के खिलाफ भी यही शिकायत है कि वो खिलाफ ज़ाब्ता जो उन्होंने कोई काम किया। देखिए, ये शिकायत का मसला मतलब ये नहीं है कि ये रेफरेंस है और इसको इसके ऊपर सज़ा और जज़ा का फैसला होगा, इसका पहले वो अहाता किया जाएगा। अगर इनमें उन्हें लगता है
कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, फर्दर आगे प्रोसेस चलाना चाहिए, तो उसको करवाया जाएगा। जो बात नौशाद साहब ने की, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब तरमीम की गई इनके रूल्स में काजी फाइज़ साहब के दौर में, तो ये कहा गया कि अगर कोई जज साहब रिजाइन भी कर जाएंगे तो उसके बाद भी उनको नोटिस इशू हो सकता है। मज़ाहिर नकवी साहब को इस सूरत हाल में नोटिस इशू हुआ था। हाँ, इजाजुल एहसन साहब जो है, इजाजुल एहसन साहब ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स में तब्दीली नहीं की गई थी। ये जो नजर सानी की दरखास्त थी काजी फाइज ईसा साहब की, उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन साहब और इन्होंने करार दिया था अपनी राय में कि इन्होंने फैसला लिखा था उस पे जो केस किया था मज़ाहिर नकवी साहब ने, उस पे अमीनुद्दीन साहब ये फाइंडिंग दी थी। जी, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप रिजाइन दे भी जाते हैं तो भी आपको नोटिस इशू हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि ये अभी इब्तदाई स्टेज है, दरखास्तें हैं, इसमें से तय होगा कि कौन सी दरखास्त को इमीडिएटली मुस्तरद कर दिया गया शिकायत को, या किसको फर्दर प्रोसीड किया गया। क्योंकि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और उनके जो मेम्बरान हैं, उनके खिलाफ भी तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता यहाँ पे कंप्लेंट लॉन्च कर रखी है उनके कंडक्ट के ऊपर। सो एक मामला तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये इजलास, नौशाद साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। काशिफ साहब, मैं यहीं से आपकी तरफ आती हूँ। नौशाद साहब, क्विकली प्लीज। नहीं, मैं यही बात करना चाह रहा था जो अभी काशिफ ने कर दी है कि असल में ये जो शिकायत का लेवल होता है, ये बहुत इब्तदाई स्टेज होती है, और जो नोटिस इशू करने के बाद प्रोसीडिंग्स हैं जिसकी तरफ जाएंगे। ठीक है काशिफ साहब। देखिए, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है, इसकी सरबराही याहिया अफरीदी साहब कर रहे हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। सो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुआ नहीं करते थे, हैं, उन्होंने ही बुलाया है, और सीनियर मोस्ट जजेस जो है वो इसको कंडक्ट कर रहे हैं, और उन्होंने ही फैसला करना है कि किस सजा को यहाँ पे मुस्तरद करना है, किस शिकायत को, और किस शिकायत को आगे फर्दर प्रोसीड करना है। सो आप इस सारी चीज़ों को इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर किसी की कोई जेन्युइन ग्रीवेंसेस है उसको एड्रेस किया जाएगा, नहीं होगा तो इसी स्टेज पे खत्म हो जाएगा, ताकि उन जजेस पे प्रेशर खत्म हो जाए कि खामा खा की जो दरखास्तें हैं, खामा खा की जो शिकायत है, उससे बेल आउट हो जाएंगे वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ रफीक साहब, शहजाद अनवर फारूकी साहब, सना मिर्जा साहिबा और मोहम्मद नौशाद अली साहब हमारे पैनलिस्ट। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मंडे को दोबारा मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।